ने जुड़ जाइए आपके सामने लाइव क्लास के अंदर। आपके जो अन्य विद्यार्थी है ना, उन सबको भी भाई एक बार के लिए क्लास शेयर कर दो। 2-3 मिनट आपके सामने सारे विद्यार्थी जुड़ जाओ, फिर अपन क्लास को शुरू करेंगे भाई आपके सामने। समझ में आ गया? तो आज जो आपका हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला था, ऋतिक काव्य एवं काव्यांग जो विवेचना से संबंधित, इसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको करवाने वाला हूं। जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इसी वीडियो के अंदर आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आपको और कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया आप सभी विद्यार्थियों को? हाँ, 8 विद्यार्थी अब अपन जुड़ चुके हैं भाई धीरे धीरे आपके सामने। सारे के सारे विद्यार्थी भाई कमेंट सर कल क्लास से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर। हाँ, आगे भी आएंगे क्लास से क्वेश्चन तो आपके सामने सारे के सारे विद्यार्थी आगे। आईटी फिटनेस 2024, यस। हाँ, क्वेश्चन छोड़ो भाई आपके सामने, 2 मिनट के लिए आपका सवाल लूंगा, फिर आपके सामने जो क्लास है उसको शुरू करेंगे। क्वेश्चन छोड़ो, इतनी देर में मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिर क्लास को शुरू करेंगे। देखो बच्चों, हेलो सर टीम आइकॉनिक, हेलो सर के कुमार, हेलो सर, हेलो हेलो टीना, हेलो के कुमार, हेलो प्रिया, हेलो आईटी। हाँ देखो बच्चों, आपका जो पेपर होगा ना, ये 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा भाई। कितने नंबर का पेपर देखने को मिलेगा? 100 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, और 40 अंक इसके अंदर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितने अंक चाहिए होते हैं? 40। मुस्कान हेलो, विकास हेलो, हाँ हेलो हेलो सभी विद्यार्थियों को भाई। 27 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्लास को भाई अपन शुरू कर लेते हैं। एक बार एग्जाम पैटर्न को बता देता हूँ, 2 मिनट में फिर अपन क्लास को शुरू करेंगे। अब देखो पार्ट ए आता है ना आपके सामने, जो पार्ट ए आएगा उसके अंदर 10 छोटे वाले प्रश्न आएंगे। आप सबको पता है अधिकतर प्रश्न आपके सामने काव्य से संबंधित देखने को मिलेंगे, क्योंकि काव्य का ही पेपर आपके सामने। समझ में आ गया? सेक्शन बी की बात करें, उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न यूनिट फर्स्ट सेकंड से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कोई 1 प्रश्न आपको करना होता है। और इसमें आपके सामने गद्यांश से प्रश्न नहीं देखकर लगभग आपके सामने सारे सारे प्रश्नात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई आपके सामने क्लास को। पहला प्रश्न है, क्या अपन क्लास को शुरू करते भाई एक बार थम्स अप कर देना सारे के सारे विद्यार्थी। करो भाई आपके सामने सारे के सारे विद्यार्थी थम्स अप कर दो एक बार के लिए, ताकि मैं आप सभी के, हाँ 40 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं भाई, थम्स अप कर दो, ऐसे कर दो एक बार सारे के सारे विद्यार्थी। हाँ भाई, सारे के सारे विद्यार्थियों ने कर दिया है। अपन क्लास को एक बार देख लेते हैं। चलिए, रीति काव्य से आप क्या समझते हो? रीति काव्य से आप क्या समझते हो? हिंदी काव्य का वह काल जिसमें काव्य रचनाएं शास्त्रीय रीति छंद व अलंकार के नियमों पर आधारित रही, उसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। ऐसा पढ़ा दूंगा भाई आपके सामने, आपको इससे बाहर और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी क्लास से आपका पूरा का पूरा काम चल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो रीति काव्य क्या होता है भाई आपके सामने। रीति काव्य वो समय काल था हिंदी साहित्य के अंदर जब जितना भी जो साहित्य लिखा गया ना, वो कैसे था? शास्त्रीय रीतियों के अनुसार था। मतलब जो शास्त्रों में जो चीजें लिखी जाती थी उस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था, जिसमें व्याकरण का बहुत विशेष महत्व होता था। किस चीज का विशेष महत्व देखने को मिलता था भाई? व्याकरण का विशेष महत्व देखने को मिलता था, जिसमें शास्त्रीय जो रीति रिवाजों का, छंदों का और अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता था। समझ में आ गया? तो ये समझ लो हिंदी साहित्य का जो शुरुआती दौर रहा ना, जिसके अंदर आपके सामने जो अलंकार हो गए, छंद वगैरह का अच्छे से प्रयोग किया जा रहा था, उस समय की यहां पर बात हो रही है। अगले वाला पॉइंट है, रीति काल में किसी एक प्रमुख कवि का नाम पूछिए, प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो आपके सामने प्रमुख प्रवृत्ति का नाम लिखिए, कवि का नहीं, उसकी जो रीति काल था उसकी क्या प्रमुख प्रवृत्ति रही थी। क्या प्रमुख प्रवृत्ति? प्रवृत्ति का अर्थ होता है भाई रीति काल किस चीज के लिए जाना जाता है। समझ में आ गया? तो देखो रीति काल में मैंने आपको बताया शास्त्र जो छंद उनका अच्छे से प्रयोग किया जाता था, अलंकारों का अच्छे से प्रयोग किया जाता था, और काव्य रचनाओं में आपके सामने जो अलंकारों के नियमों का प्रयोग किया जाता था। काफी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं भाई आपके सामने। हाँ, अब मैसेज वगैरह अच्छे से देख पा रहा हूं मैं। विष्णु हेलो सर, हाँ जुड़े रहो भाई आपके सामने अच्छे से। तो रीति काल के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती थी। कौन से रस की प्रधानता देखने को मिलती थी भाई? जो श्रृंगार रस है ना, उसकी प्रधानता देखने को मिलती थी। अब श्रृंगार रस क्या होता है? देखो रस का ही एक हिस्सा होता है। जो 10 रसों को आपके सामने लगभग मान्यता दी गई है हिंदी साहित्य के अंदर, तो उन सभी रसों में भी
सबसे बड़ा जो रस है या सबसे आपके सामने जो सबसे प्रमुख रस किसको माना गया? श्रृंगार रस को। क्यों? इसमें आपके सामने श्रृंगार रस क्या होता है? जिसके अंदर प्रेम की बात की जाए, जो जो आपके सामने जो प्रेम मोहब्बत की जो आपके सामने काव्य रचनाएं देखने को मिलती थी, वो रीति का आपके सामने श्रृंगार रस से संबंधित होती हैं। भाई जनक जिन काव्य ने पढ़ के आपके सामने जो प्रेम की है ना भावना निकल के आवे, उन श्रृंगार रस का नाम से जाने जा है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? एक बार सारे के सारे विद्यार्थी थम्स अप कर लो भाई। राजेश, हेलो राजेश, क्या सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताओ मेरे को। रीतिबद्ध काव्य क्या होता है? वह काव्य जिसमें पहले रीति ग्रंथ लिखे गए और फिर उसी के अनुसार काव्य की रचना हुई। देखो रीतिबद्ध क्या होता है? कोई भी काम करने से पहले क्या करोगे हो? आपका सामने पहले एक नियम कायदा लिख दिया गया कि कोई भी साहित्य की रचना की जाएगी तो उस साहित्य में इन इन सब चीजों का अपन ध्यान में रखेंगे। हाँ, आपके सामने मुस्कान को समझ में आ रहा है? हाँ, किन किन को समझ में आ रहा है? थम्स अप कर देना भाई, है ना। तो नियम कायदे बना दिए गए कि कैसे छंदों का प्रयोग करना है, कैसे साहित्य में अलंकार का प्रयोग करना है, कैसे आपके सामने जो व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना है, उसको रीतिबद्ध के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? और उसी नियमों के अनुसार क्या किया गया? साहित्य की रचना की गई, उसी को रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि क्या किया गया? जैसे आप पढ़ते हो, जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो लास्ट में देखना रह की पहली लाइन रह की है तो दूसरे भी रह की मिलेगी, नीचे वाली टै की है तो नीचे वाली भी टै की देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार के काव्य जिसके अंदर आपके सामने छंद की प्रधानता देखने को मिले, अलंकारों की प्रधानता देखने को मिले, और आपके सामने अन्य जो काव्य के व्याकरणिक नियम होते हैं उनका नियमों के तहत कोई भी चीज वस्तु देखने को मिलती है या कोई भी साहित्य की रचना की जाती है, उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता है। हेलो मनोज, क्या आप सबको अभी तक जो पढ़ा रहा हूं वो मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सभी विद्यार्थी थम्स अप करके बताओ भाई एक बार। दोहा छंद का एक लक्षण लिखिए। क्या होता है दोहा छंद? उसका एक लक्षण बताना है, उसका एक प्रमुख आपके सामने क्या दोहा छंद की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोहा छंद है? संदीप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोहा छंद में 2 पंक्तियां होती हैं तथा 13 से लेकर 11 मात्राएं विकास को भी समझ में आ रहा है? दोहा छंद में कितनी पंक्तियां देखने को मिलती है? 2 पंक्तियां देखने को मिलती है ना। पहली बात, दोहे का प्रयोग आपके सामने गद्यांश में होता है। कविता पढ़ते हो ना, उसके अंदर दोहों का प्रयोग होता है। जो हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी उसके अंदर दोहों का प्रयोग किया गया। कबीर दास ने जो लिखे उनमें उन्होंने दोहों का प्रयोग किया, है ना। उनमें 2 पंक्तियां देखने को मिलती हैं और 13 से लेकर 11 मात्राएं कुल देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? दोहा छंद क्या होता है? जिसमें 2 पंक्तियों का प्रयोग हो और 13 से लेकर 11 पंक्तियां आपके सामने विद्यमान होती हैं। हाँ भाई, रुचि का जो रुचि जाजड़िया, उसको भी समझ में आ रहा है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा दीजिए। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है भाई आपके सामने? सर कौन से क्लास का है बता दो। आपका जो हिंदी लिटरेचर का जो पेपर देखने को मिलेगा ना भाई, उसका आपके सामने क्लास हो रही है। हिंदी लिटरेचर की क्लास देखने को मिल रही है भाई, 3rd सेमेस्टर की। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? हाँ, संदीप को भी समझ में आ रहा है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति से काव्य की सौंदर्यता उत्पन्न हो, उसी को अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे चंद्रमा की चांदनी में जो आपके सामने चंदू के पापा ने चंदू ने क्या की? जो चम्मच से शहद को चटाई की। तो इस प्रकार से जो च च च की जो आवृत्ति देखने को मिल रही है ना, उसको किसके नाम से जाना जाता है? अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ही वर्ण की काव्य में बार बार क्या देखने को मिले? आवृत्ति देखने को मिले, उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। किस अलंकार के नाम से जाना जाता है भाई? अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। बिल्कुल, काफी बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। हेलो अभिषेक, क्या अभी तक जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? एक बार कमेंट करके बताओ भाई। एक बार सब सारे बच्चे थम्स अप कर दो, और समझ में आया तो हाँ करके बता दो। अभिषेक को भी समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात है। उपमा अलंकार, जिस अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे ऐसे कहा जाता है ना, हामिद सैनी को समझ में आ गया कि उसका चंद्रमा सा चेहरा है। क्या बोला गया? उसका चंद्रमा सा चेहरा है। तो क्या कभी चंद्रमा को किसी व्यक्ति का चेहरा चंद्रमा जैसा हो सकता है?
मुस्कान को समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अभिषेक को समझ में आ रहा है? तो आपके सामने क्या, कोई भी व्यक्ति है, उसकी तुलना, उसके चेहरे की तुलना किससे की गई? चंद्रमा से की गई है। समझ में आ गया आपको? तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी तुलना किसी और व्यक्ति से आपके सामने की जाए, उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई उसका चंद्रमा सा चेहरा है, उसकी हिरण सी आंखें हैं, ऐसी चीजें सुनिए ना। आपके सामने उसको क्या कहा जाता है? आपके सामने उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। पिंकेश ने एक अच्छा कमेंट किया, सर एक ही अक्षर या वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पिंकेश आपने, एक ही वर्ण और अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई? अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। सालू को समझ में आ रहा है? चिंकू को समझ में आ रहा है? शाबाश भाई, अच्छे से पढ़ते रहो, जो पढ़ाऊंगा वहीं से चीजें देखने को मिलेंगी। केशवदास किस काल के कवि थे? तो केशवदास किस काल के आपके सामने कवि देखने को मिलते हैं? रीति काल के कवि देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? किस काल के कवि हैं केशवदास? रीति काल के कवि हैं। कौन सा काल था भाई? रीति काल। और रीति काल के बारे में मैंने क्या बताया? रीति काल वो काल है जिसके अंदर गद्य या पद्य की जो रचना की गई वो रीतियों के हिसाब से की गई, नियम कायदों के हिसाब से की गई, व्याकरण के नियमों के हिसाब से की गई, जिसमें छंद, जिसके अंदर अलंकार, जिसके अंदर व्याकरण के जो नियम होते हैं वो सब आपके सामने देखने को मिलते हैं। उसको रीति काल के नाम से जाना जाता है। और उसके कवि कौन हुए? केशवदास देखने को मिले उस समय के कवि। क्या आपको समझ में आ गया भाई? अगले वाला है, देव कवि के काव्य की एक विशेषता बताइए। तो देव कवि होता है, उसके काव्य की क्या विशेषता होती है? देव के काव्य में कोमल और आपके सामने, हेलो युवराज, राकेश हेलो, देव कवि के काव्य की क्या विशेषता होती है? देव के काव्य में जो काव्य में कोमल व भावपूर्ण श्रृंगार का चित्रण मिलता है। मतलब जो देव है, समझ में आ गया, उनके द्वारा जो काव्य लिखा गया उसमें किस प्रकार की भावना देखने को मिली? जब उसको पढ़ते हो तो प्रेम भावना निकल के आती है, और कोई भी नायक है वो नायिका के लिए प्रेम भावना से संबंधित साहित्य लिखा गया, और भावपूर्ण और कोमलपूर्ण था। मतलब उसमें भावनाएं हैं वो अरोत परोत रूप से देखने को मिलती है। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेलो पूजा, हेलो संदीप। बिहारी के दोहों की कोई एक विशेषता बताइए। तो बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे गए उसकी क्या विशेषताएं हैं? बिहारी के दोहे अर्थ, गंभीरता और अल्प शब्दों की भाव अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किस लिए प्रसिद्ध है भाई बिहारी के दोहे? देखो बिहारी के द्वारा, भाई बिहारी पहली बात तो वो थे काव्य के जिन्होंने रचना की है, समझ में आ गई, और उन्होंने जो दोहे लिखे वो समाज के सुधार के लिए दोहे लिखे गए। क्यों? जिस साल के, कोई बता दो कौन सी क्लास चल रही है? अरे मुन्ना, आप अंसारी जी, ये क्लास है ना हिंदी लिटरेचर की चल रही है, 3rd सेमेस्टर की। अब आगे से आप इस सवाल को फिर से मत पूछना, ठीक है? और कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हो क्लास से संबंधित। देखो बिहारी के द्वारा जो भी दोहे लिखे गए वो समाज के सुधार से संबंधित लिखे गए, समझ में आ गया, और उनके अंदर अर्थ की गंभीरता देखने को मिलती है। जब उनको पढ़ते हो तो उनसे क्या होता है भाई, आपके सामने जो गंभीर भाव निकल कर आता है, समाज में सुधार की बात करते हैं, भगवान की भक्ति की बात करते हैं, और गागर में सागर भरने का काम किया है। गागर में सागर बनने का काम क्या होता है? अल्प शब्दों में अपने सारी की सारी भावनाओं को सामने रख देना। मतलब कम शब्दों में अपनी जो फीलिंग है वो सारी की सारी बताकर रख देना, उसी को गागर में सागर बनना कहा जाता है। समझ में आ गया? क्या आपको अभी तक जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बता देना भाई। धनानंद सर बड़े क्वेश्चन भी बताओगे? बिल्कुल सारे बताऊंगा, बस अच्छे से पढ़ते रहो। धनानंद किस रस के कवि माने जाते हैं? धनानंद वियोग श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। देखो श्रृंगार रस है ना, मैंने क्या बताया, श्रृंगार रस प्रेम से संबंधित होता है। अब कोई भी व्यक्ति को जो, हाँ बिल्कुल प्रिया को समझ में आ रहा है, पलक यादव को समझ में आ रहा है, बताते रहो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार मेरे को कमेंट करके जोर से बता दो। जो धनानंद के द्वारा जो रस की रचना की गई वो श्रृंगार रस था। अब श्रृंगार रस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कौन सा 2 भाग? मुस्कान को भी समझ में आ रहा है। एक होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका आपके सामने अलग हो जाते हैं,
समझ में आ गया। ब्रेकअप वाली सिचुएशन होती है उसको वियोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। और जब वो आपके सामने एक साथ जीवन जी रहे होते हैं, प्रेम भावनापूर्ण जीवन जी रहे होते हैं, उसको संयोग श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने धनानंद को आपके सामने जो साहित्य की रचना की, वो वियोग मतलब अलग होने का पीड़ादायक आपके सामने जो संयोग श्रृंगार है वो देखने को मिलता है, वियोग श्रृंगार देखने को मिलता है। चलिए भैया, आपके सामने जो खंड ब की बात करें, छोटे वाले प्रश्न जो 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने आपको करवाए हैं। क्या आपको अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया या नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। सारे बच्चे जितने जुड़े हैं सभी कमेंट कर दो, सारे बच्चे। कोई अगर प्रश्न है, अगर आपका खुद का कोई प्रश्न है तो मुझसे एक बार पूछ सकते हो, मैं सभी बच्चों के प्रश्न लेने वाला हूं। हाँ, अब्दुल को समझ में आ गया भाई। कोई अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लेना। प्रिया को भी समझ में आ गया है। यूनिट फर्स्ट की बात करें, रीतिकाल के पृष्ठभूमि की, आ गया है। पलक को भी समझ में आ गया। हिंदी लिटरेचर की क्लास होती है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, वहां बिल्कुल होती है। मनोज, हाँ सर सभी समझ में आ रहा है, बिल्कुल। मनोज को समझ में आ रहा है, पूनम को समझ में आ रहा है, कोमल को समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मुस्कान को भी आ गया है, पूजा को भी आ गया भाई। चलिए, रीतिकाल की गुड्डू को भी समझ में आ गया, चिंकू सैनी को भी समझ में आ गया। शाबाश भाई, सारे विद्यार्थी जुड़े रहो भाई। रीतिकाल की पृष्ठभूमि एवं प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो रीतिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। रीतिकाल की पृष्ठभूमि में मुगल दरबार का संरक्षण, सामंती संस्कृति व जो संगारिक जीवन दृष्टि प्रमुख रही। मतलब जो रीतिकाल है, हमारा आदित्य को भी समझ में आया और पीसीएम को भी समझ में आ गया भाई। रीतिकाल को जो रचना हो रही थी उसके अंदर आपके अंदर उस जो किस समय था, मुगल दरबार। देखो मुगल क्या हो करते थे, जो आपके सामने मुस्लिम आक्रांताएं थे, है ना। मुगल जो जिन्होंने भारत के अंदर राज किया, वो क्या करते थे, अपने दरबार के अंदर कवि रखा करते थे। अब वह दरबार वाला कवि क्या करा करता, आपके सामने उनके लिए साहित्य की रचना करा करता। समझ में आ गया। हुन साहित्य की जो रचना करा करता, उस साहित्य के अंदर आपका सामने जो रीति काल है वो उ टाइम कोई समय काल है जिसके अंदर आपका सामने मुगल काल के समय उन्होंने जो साहित्य लिखा वही आपके सामने रीति काल के नाम से जाना गया। मुगल दरबारों के संरक्षक कवि हुआ करते थे, सामंती तथा संस्कृति व संगारिक जीवन दृष्टि से प्रमुख रही। मतलब उस समय की मुगल काल के समय में संस्कृति कैसी हुआ करती थी। संजना, नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो उस समय का समाज में किस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती थी, समझ में आ गया। जो आपके सामने जो जितने भी कवि हैं, इन्होंने प्रेम संबंधों से, जो राजा है उनके किस प्रकार से प्रेम संबंध देखने को मिलते थे, उससे संबंधित साहित्य की इन्होंने रचना की गई है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। इस काल की कविता राजश्रेयी बन गई और कवि अलंकार, छंद व रस को शास्त्रीय नियमों में बांधकर काव्य की रचना करने लगे। मतलब इस काल में जो कविताएं थी वो राजश्री हो गई। राजश्री का अर्थ होता है आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है वो राजा के अधीन रहकर, कोई भी राजा है वो कोई एक कवि ने राख ले तो और वो उनकी बढ़ाई करनो या उनकी आपके सामने उनका बारे में जो चीज बतानो बस सब चीज कराया करतो। समझ में आ गई। और कवि क्या करतो, बढ़ाई ज्यादा बढ़िया दिखे इसलिए अलग अलग प्रकार का अलंकारों को प्रयोग करतो, अलग अलग प्रकार का छंद को प्रयोग करतो और अलग अलग प्रकार का रस को प्रयोग करतो। मतलब सीधी सीधी बात है। हाँ, सब्सक्राइब कर दो भाई सारे विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हो। अलग अलग प्रकार के जितने भी कवि जुड़े हुए थे ना, वह क्या क्या करता, राजा की खूब बढ़ाई करा। तो एक बड़ा चढ़ा के बात कहता, और बड़ा चढ़ा के बात आपके सामने कैसे लिख सकता है कोई इंसान, जब वो अच्छे अच्छे प्रकार के आपके सामने व्याकरण के शब्दों का प्रयोग करे। समझ में आ गया। तो इसीलिए मुगल काल के समय रीति काल की शुरुआत होती है। अलंकार, छंद और रस का क्या होता है, उसमें समन्वय देखने को मिलता है उनके साहित्य के अंदर। रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां में श्रृंगार रस की प्रधानता, नारी सौंदर्य का वर्णन व शास्त्रीयता, अलंकारिता व सीमित विषय वस्तु शामिल होता है। मतलब रीति काल को जो साहित्य लिखे हुए ना, इनके तो श्रृंगार रस की प्रधानता देखने मिलती। तो थारे के समझ में रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता देखने मिलती है ना। यो अच्छे से रट लियो, है ना। अच्छा, एक चीज क्या करता, नारी सौंदर्य। उस समय जो राजकुमारी हुआ करती थी राज दरबार के अंदर, या कोई भी साहित्य लिखे जातो उसके अंदर जो नायिका होती,
जो भाई आजकल आपा के बोलते हैं, जो एक्ट्रेस हुई ना भाई, उन्हें जो जो क्या होती है, आपके सामने कोई मूवी होती है, उसके अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, तो हीरोइन समझ लो भाई उस कहानी की, आपके सामने एक्ट्रेस समझ लो, उसके रूप सौंदर्य की बात की जाती थी कि कैसे आपके सामने उस जो राजकुमारी, कैसे उसकी आंखें हैं, चेहरा कैसा, उसका हाव भाव कैसे करती हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया था। शास्त्रीयता की बात की गई थी, मतलब जितना भी जो साहित्य लिखा गया उसमें शास्त्रों की बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता था। अलंकारिता, अलंकार क्या होते हैं आपको पता है, कोई भी साहित्य या कोई भी रचना को आप जब खूबसूरत तरीके से दिखाना चाहते हो तो उसके अंदर अलंकार का प्रयोग करते हो। क्यों? कोई भी काव्य की अलंकार क्या होता है, उसका आभूषण होता है, उसको सुंदर बनाने का काम करता है। इसीलिए जो रीति काल के कवि होते थे वो आपके सामने जितना भी जो साहित्य होता था उसको सुंदर बनाने के लिए या बढ़िया बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते थे। तथा सीमित विषय वस्तु शामिल है, इस कारण इस काल में काव्य कला प्रधान रही, भाव पक्ष गौण हो गया। मतलब यो वो टाइम हो जब काव्य कला प्रधान रही, मतलब अलंकारों का प्रयोग या व्याकरण का प्रयोग आपके सामने बहुतायत में देखने को मिला, और भावनाएं हैं वो आपके सामने बहुत कम देखने को मिली। समझ में आ गया क्या आपको? अभी तक कुछ समझ में आया जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं पढ़ाया? एक बार सारे सारे विद्यार्थी बता दो भाई मेरे को, बताओ भाई सारे सारे विद्यार्थी, जो मैंने पढ़ाया अब तक समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया ना क्या रीति काल की क्या प्रवृत्तियां हुआ करती थी? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध व रीति मुक्त काव्य धाराओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्या होता है रीतिबद्ध काव्य? सर क्लास की पीडीएफ दे देना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से मिल जाएगी। रीति सिद्ध क्या होता है और रीति मुक्त काव्य क्या होता है? प्रकाश को समझ में आ गया, पूजा को समझ में आ गया, हाँ पलक को भी समझ में आ गया, सभी को समझ में आएगा, बस जुड़े रहो क्लास से। देखो लास्ट तक जुड़े रहोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा, आप पेपर को अच्छे से करके आओगे। अब रीतिबद्ध क्या होता है, टीना को भी समझ में आया। रीति सिद्ध क्या होता है, रीति मुक्त क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। रीतिबद्ध काव्य के पहले रीति ग्रंथ लिखे गए, फिर उसी के आधार पर काव्य की रचना की गई। जया थारी क्लास में कोई मास्टर बोलियो कि बेटा ए 4 लाइन न ए 4 लाइन, हर 4 लाइन रट लो और पेपर के अंदर ये लिखे हो। समझ में आ गई? क्या कहा थाने एक टीचर, क्या कहो कि बेटा ये क्लास में 4 लाइनें रट लेना है पेपर में, और यही पेपर में आएंगे, आप तो ये लिख के आ जाना। बांध दियो थन, रीतिबंद कर दिया, नियम कायदा बांध दिया कि 4 ही प्रश्न याद करने। समझ में आ गया? और थे पेपर में गैर वो ही लिखा। तो यो कौन सा काव्य हो? रीतिबद्ध काव्य हो। कौन सा काव्य आपके सामने? रीतिबद्ध का काव्य का नाम से जाने जाते हो, जिसके अंदर क्या होता, कोई भी ग्रंथ लिखा गया, जो साहित्य लिखे गए हो, वो नियम कायदा का हिसाब, पहले ही नियम कायदा तय कर दिया गया, उसके हिसाब से आगे साहित्य की रचना की गई। रीति सिद्ध काव्य में रीति का ज्ञान तो था, पर स्वतंत्र भाव की अभिव्यक्ति हुई, अभिव्यक्त हुआ। मतलब रीति सिद्ध क्या भाई आपके सामने? रीति सिद्ध काव्य में रीति का ज्ञान तो था, मतलब नियम कायदा को बारम ज्ञान तो रीति सिद्ध काव्य में भी हुआ करतो, लेकिन स्वतंत्र रूप से कवि चाहतो जनाओ का मन माती उस आपकी बात भी लिख सको। जया थे के करो, जो गुरुजी था 4 लाइन बताई ना, बताऊंगा फिर से भी बताऊंगा ऑलराउंडर, जो गुरुजी था 4 लाइन बताई ना, वह भी थे लिखाया, अर्थात मनमाई वह भी लिखाया, तो थे के करो रीति सिद्ध काव्य लिखो। कौन सा काव्य लिखो? रीति सिद्ध काव्य लिखो। समझ में आ गया? रीति मुक्त काव्य में रीति बंधनों को त्याग करके भावपूर्ण भाव प्रधान काव्य की रचना करी। अब के एक नयो बालक आयो, बोले मैं तो गुरु जी की बात मानू ही नहीं, मेरा तो मन में होगी बोल लिख के आऊंगा, तो वो क्या करो रीति मुक्त, मतलब नियम, रीति मतलब नियम कायदों से मुक्त हो गया, और गुरु जी बताई बात लिखी को नहीं, आपका मनमाई बाई लिखी। क्यों? थाली ने पढ़ तो तात को नहीं, है ना, लास्ट दिन जो मनमाई बात छाप दी पेपर के अंदर, तो वो कौन सा हो? रीति मुक्त काव्य हो। एक बार फिर से बताऊं, रीतिबंध के, रीति मतलब नियम कायदे, बंद मतलब बांध देना। समझ में आ गया? रीतिबंध मतलब रीति मतलब नियम कायदे, व्याकरण के नियम कायदे, और बंद मतलब उनको बांध दिया। तो कोई भी साहित्य के अंदर, कोई भी आपके सामने जो ग्रंथ है ना, वो पहले से बनाए गए नियम कायदों के आधार पर लिखे जाते हैं, वो रीतिबंध काव्य होता है। रीति सिद्ध क्या होता है? आपका सामने रीति मतलब जो नियम कायदा होना सिद्ध करया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका मन के हिसाबों भी लिखे हो। समझ में आ गया? रीति नियमों को माना तो क्या, माना तो सुनो, लेकिन अपने हिसाब से भी उसने साहित्य की रचना की। रीति मुक्त काव्य कौन सा होता है? कवि ने रीति बंधनों को त्याग कर क्या किया, आपके सामने स्वतंत्र रूप से भी साहित्य को लिखना शुरू किया। सर लाइव क्लास भी आपके यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, बाद में आप क्लास को देख सकते हो।
धनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। अब थान पूछे कि रीति मुक्त काव्य धारा को आपके सामने कवि कौन रही हो, तो धनानंद है। पर रीति मुक्त मतलब उनका भाई साहब जो मनमाई ना बया को साहित्य की रचना करी, के नाम हो, धनानंद। अच्छे से याद कर लेना भैया। क्या आपको अभी तक समझ में आ गया है या फिर नहीं समझ में आया है? सोनू यादव बेटा, आप अपना जुगाड़ कर लो एक बार। समझ में आ गया? आप फेल होते फिरोगे फिर, और तो सब पास हो जाएंगे। आप अपना हिसाब किताब देखो, एक फेल पेपर के 500 रुपए लगते हैं। समझ में आ गया? चलिए छंद और अलंकार की बात करें। क्या आपको यूनिट फर्स्ट के 2 प्रश्न बताए, आपको समझ में नहीं समझ में आए, एक बार अच्छे से बता देना। दोहा, चौपाई और सोठा छंद के लक्षणों को उदाहरण सहित बताइए। मतलब सर जी आ गए, बिल्कुल सर जी, घोट लिया, घोट लियो बस, घोटे काम चलोगो, नहीं काम चला आज को नहीं। प्रकाश, दोहा, चौपाई और सोठा के वही हण का बारे में बात करा। हाँ होना जरूरी है, डीजे किंग होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आ उम्र थारी है कि इन्ने बिन्ने थे बहुत वो। दोहा छंद में 2 पंक्तियों व 11 मात्राएं देखने को मिलती हैं। मतलब दोहा छंद के वह जिसके अंदर 2 पंक्ति देखने मिले। कितनी पंक्ति देखने मिले? 2 ही पंक्ति देखने मिले। समझ में आ गई? और 13 से लेके 11 मात्रा देखने मिले। तो पहला बात तो यह बात समझ लो, दोहा मतलब कठे 2 को नाम आ रही है ना, है ना? तो क्या आ रहा है? दोहा मतलब 2 लाइन। समझ में आ गई? और एक चीज और के याद करनी है, 13 लेके 11 तक। बोले के 13 और के मेरो, आ कहावत सुन रही है, के 13 और के मेरो, आ कहावत है ना। तो दोहा याद कर लो, 2 के है कि ना तो 13 और ना मेरो, मतलब के तो 13 लाइन और के 11 लाइन। तो अच्छे से याद हो गई। दोहा में आपके सामने 2 पंक्तियां और 13 और 11 मात्राएं देखने को मिलती है। चौपाई में क्या होती है? आपके सामने 4 पंक्तियां देखने को मिलती है। नाम ही बेरो पाठ को चौपाई। चौपाई मतलब क्यों है? जब 4 पाई बोलो ना थी, 4 टांग हुए, ऐ चौपाई का क्या 4 पंक्ति देखने मिले। नाम से बेरो पाठ को चौपाई मतलब 4 पंक्ति देखने मिले हैं, और प्रत्येक में 16-16 की मात्रा में। तो अहिया याद नहीं करो तो क्यों है? चौपाई मतलब 4 पंक्ति, और 4 को स्क्वायर कितो है? 16 हुआ है। अहिया रट लियो। समझ में आ गई? 4 को स्क्वायर कितो है? तो 16-16 लाइन देखने मिले हैं। 2 के है 2 लाइन, 2 नाम से, और ना 13 ना मेरो, और चौपाई में 4 लाइन और 16-16 मात्रा में। दिल्ली सर आज साइकोलॉजी का पेपर अच्छा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ भाई अच्छा आपका? सोठा दोहा के उल्टा होता है। सोठ के दोहा उल्टो है एकदम, जिसमें 11 से 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन ये छंद भावों से संक्षिप्त व प्रभावी अभिव्यक्ति में सहायक होता है। मतलब इसमें क्या होता है भाई? सर पिछली सेमेस्टर में आपकी क्लास ली थी और बैक आ गई। ओहो विनय दाना, आपको क्या काम करना है? आपको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब की बार को नहीं आओगी, डमो पढ़ोगा जना। छंद भावों की संक्षिप्त व प्रभावी अभिव्यक्ति में क्या होता है? आपके सामने सहायक होता है। तो सोठा क्या होता है भाई? 11 से 13 मात्राएं देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया ना? सर आपके पीडीएफ पढ़कर गया था। हाँ आगे भी पास हो जाओगे। मैंने तो साइकोलॉजी की कोई पीडीएफ ही नहीं डाली थी भाई। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में बताइए। उपमा अलंकार क्या है भाई? उपमा अलंकार क्या होता है? आपके सामने उपमा में तुलना होती है। जया थे थाला दोस्त ने कहो कि के बात आज तो चांद सो लगा है। कहते हो ना कदे कदे, या बात थे कदे कदे कहो के बात आज तो चांद सो लगा। तो क्या कर रहे हो? उपमा कर रहे हो, मतलब तुलना कर रहे हो। है को नहीं वो चांद सो लगा, तो वो कागला सो या, लेकिन थे चांद बना दियो। तो क्यों गो उसकी तुलना कर दी। क्या कर दी? तुलना कर दी थी। तो जब कोई इंसान की, कोई भी काव्य की किसी दूसरी चीज से तुलना की जाती है, तो उसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। रूपक में उपमेय की उपमान में अभेद दिखाया जाता है, दोनों में भेद देखने को मिलता है। जबकि उत्प्रेक्षा में कल्पना का अधिक होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? कल्पना है ना, वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया? ये अलंकार की काव्य की सुंदरता को प्रभावपूर्ण बनाने का काम करते हैं। देखो तीनों अलंकार ही है ना, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, तीनों काम एक है, दूसरा की बढ़ाई कर लो और तुलना कर लो, और कोई अंतर को नहीं, है ना। चांद सा चेहरा, अब आया कौन बताइए? रामू को है शामू को है चांद सो चेहरा, लेकिन यह बात खदी भाई उसका तो चांद सा चेहरा है। समझ में आ गया? एक बार तुलना कर दी गई कि रामू का चांद सा चेहरा है, तो वो उपमा अलंकार है। समझ में आ गया? तो ये थी आपके सामने यूनिट नंबर 2 में आपको दोहा,
चौपाई और सोठा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब मन अया बता दो थे कि यूनिट नंबर सेकंड में थारे समझ में आयो को नहीं आयो कि मैं बताओ क्या? इंडियन गेमिंग बताओ बताओ कि मैं पल्ले पढ़ियो कौन पढ़ियो दा थारे? कमेंट कर दो भाई सारे सारे विद्यार्थी। हेलो, टीना को समझ में आ गया है? हेलो इंडियन गेमिंग, हाँ मन बेरो है बेटा, आगे सवाल भी पूछ ले। राहुल को भी समझ में आ गया है। सर 2 नंबर का दोबारा बताना, बिल्कुल बाद में बता दूंगा। हेलो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा विनय दाना, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा ये भी तो बताओ, फिर बताऊं मैं आपको। आगो भाई आगो, लगभग का आगो, जिक्र नहीं आए वो बता दो, अच्छा ढंगू समझा दूंगा। हाँ आपकी बार लक्की ने भी समझ में आगो है। देव कवि का साहित्य परिचय देते हुए सर एक बार और समझाना। बिल्कुल चौधरी, वापस समझा दूंगा। रोहितास के भी समझ में आ गया। देव कवि का साहित्य परिचय देते हुए पदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन नहीं आयो भाई? डीजे किंग के कौन समझ में आया फिर से बताइए। देव रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। देव कौन था आपके सामने? रीति काल का प्रसिद्ध कवि थे। मतलब देव, भाई विनय आप लेट आए हो, धीरे धीरे पढ़ता रहो, सबके में समझ में आ जाओ। रीति काल है ना, तानबेरो है, वो कोई कवि कौन थो? देव थो, और अच्छो तगड़ो नाम हो भाई को। उनके काव्य में श्रृंगार रस की कोमल व भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मतलब जो देव कवि है वो क्या कराया करतो आपके सामने? शानदार साहित्य की रचना कराया करतो। विनय धाना क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? बताओ एक बार। ऐसे आंसू गिरने से कुछ नहीं होता है, ये तो बता क्या समझ में नहीं आया तेरे को? हाँ 2 नंबर मुस्कान फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो। देव जो रीति काल के प्रसिद्ध कवि है, पहले तो यो बात याद रखो कि देव है वह कौन सा काल का कवि था? रीति काल का कवि था। अच्छा देव है बकैया की कहानी लिखा करता, थोड़ी जो श्रृंगार रस प्रेम की जो कहानी को नहीं है, जो आजकल मूवी में थे सुने होगो कि भैया लव स्टोरी है, और सुनिए ना अया की कहानी लिखा करता, प्रेम पूर्ण भावना से संबंधित कहानी लिखा करता है ना। अच्छा इसमें क्या होता था? श्रृंगार रस देखने को मिलता था। अब प्रेम पूर्ण की कहानी में भी 2 है। एक अया की कहानी और जिसके अंदर क्यों आपका सामने दोनों नायक और नायिका के बीच में लड़ाई हो जा, और एक दूसरा में क्या है, एक दूसरी कहानी में करना चाहिए। काव्य शास्त्र प्रेम, पीर और वीर रस का सूक्ष्म चित्रण है। तीनों में क्या भिन्नता है? किसी को पता तो बताना, बिल्कुल बताएंगे। लास्ट में प्रश्न पूछना, पिंकेश आपका एक प्रश्न बताऊंगा मैं आपको, समझ में आ गया? लास्ट में पूछ लेना एक बार। तो अब के बाद श्रृंगार रस भी, प्रेम की लव स्टोरी भी 2 प्रकार की होती है। तो 2 आदमी करना जेर के दुनिया की लड़ाई हो जा, है ना। तो लेकिन जो देव ही ना, ये कह के लिखा करता कि नायक नायिका आपके जीवन में करना जाता, मतलब उनको तानो बानो बैठ जाता भाई, समझ में आ गया? इसीलिए उसको कौन सा रस बताते हैं? श्रृंगार रस के नाम से जाना जाता है। इसमें कोमल और भावपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मतलब अया को साहित्य की रचना करता जिसके अंदर आपके सामने जो भावना है वह बहुत ज्यादा निकल के आती। समझ में आ गया आपको अच्छे से? और भाषा सरल है, कया की भाषा प्रयोग करी, एकदम सरल और सुगम भाषा प्रयोग करी। जया मैं थाने पढ़ा रहे हो थारे समझ में आ रहा है, अया किसी भाषा प्रयोग करी कि कोई भी आदमी जब देव की कहानी पढ़ा करतो तो यहाँ लेके यहाँ स्वाद आगो, यहाँ की बात कह के जाया करतो। समझ में आ गई? भावनाएं मधुर हुआ करती थी। जब आपके सामने जब उनकी कहानियों को पढ़ते थे तो ऐसे लगता था कि ओ हो बहुत जोर की कहानी लिखी है भाई। मतलब भावनाएं आपके अंदर ओतप्रोत हो जाती थी। और अलंकार का भी प्रयोग देखने को मिलता, मतलब जो साहित्य को प्रयोग किया जाता था तब अलंकारों का भी प्रयोग होता था। मतलब रीति काव्य वो भी अच्छे से देखने को मिलता था। अरे विनय बेटा ए श्री राम बोल, जय श्री राम तो मैं बोल दे हूं, लेकिन बेटा तेरो पढ़े ना को लागू। समझ में आ गई आपको अच्छे से? या ना को लगे को नहीं बेटा? माथा में तिलक काटिया भगवान सुने तो है, लेकिन उकले भी पढ़ाई करनी पड़े है। ए कमेंट करया को नहीं काम चल लगो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मेरे सब्सक्राइबर कितने होंगे उससे अच्छी बात है, तुम बढ़ा दोगे बढ़िया बात है। मैं आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा है। लेकिन बेटा ई टाइम में तो पढ़ ले, 2 आंख देख ले। नहीं उठे वो मोहित सर काम को नहीं आओगे, तेरे पढ़ेड़ो काम आओगे, आंख देख ले दो और जो कौन बताऊंगा। ऐसे बेइज्जती मत करो सर। तो बेटा बेइज्जती करें काम चल रहा है, बढ़ाई करे काम चल रहा हाथ को नहीं, और कोई सा कौन ओजू कौन को पढ़ ले। देवों के पदों में भावपूर्ण प्रधानता देखने को मिलती है। मतलब जो देव है ना उनके पदों में कैसी भावनाएं देखने को मिलती है आपके सामने? भावपूर्ण, मतलब भावनाएं देखने को मिलती हैं। समझ में आ गई? क्यों? श्रृंगार रस हो भाई,
कोई भी अगर थे लव स्टोरी देखो, थाने भी देख के बढ़िया लगे ना, तो बाई चीज आपका सामने जो देव है उसका पदा के अंदर भावना पूर्ण रूप से भरी गई है। समझ में आ गया? तो अब आपको क्या क्या याद करना है? देव रीति काल के कवि थे, श्रृंगार रस पे आपके सामने साहित्य की रचना करते थे, उसके जो साहित्य हुआ करता था सरल भाषाओं में प्रयोग किया जाता था, भावनाएं उसके अंदर खूब निकल कर आती थी, और अलंकारों का भी सही जो सीमित रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। समझ में आ गया सर? हाँ बिल्कुल फ्रेंड ही हूं मैं, लेकिन एक बार पढ़ लो बेटा, पढ़ ले विनय, पढ़ ले। देव के काव्य में श्रृंगार रस को संक्षिप्त विवेचना कीजिए, मतलब देव ने जो साहित्य लिखा उसमें क्या आपके सामने किस प्रकार का श्रृंगार रस देखने को मिलता है? कौन से प्रकार का श्रृंगार रस देखने को मिलता है भाई आपके सामने? संयोग श्रृंगार रस। तो मैं क्या बताई, कोई आदमी हम लड़ाई हो जा, है ना, दो पति पत्नी ही, दो प्रेमी प्रेमिका ही, क्या होगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज करता करता को गलत रील भेजी गई तो बड़ी लड़ाई होगी दुनिया में। तो कौन सा रस निकल के आयो? वियोग रस निकल के आयो। कौन सा रस निकल के आयो? वियोग श्रृंगार रस निकल के आयो। समझ में आ गई? आर मड़ी कोई है कि रील भेजी गई कि दुनिया में थारे के प्रेम संबंध बढ़ेगा, तो कौन सा रस निकल के आयो? श्रृंगार रस निकल के आयो। तो जो देव कवि है ना थारा आपके सामने, इन्होंने जो साहित्य की रचना की वो कौन से साहित्य में रचना की? संयोग श्रृंगार रस की रचना की। संयोग श्रृंगार रस क्यों? तो अया को रस जिके अंदर के आपका सामने दुनिया का नायक और नायिका के अंदर प्रेम है वो बढ़ते हुए दिखाई देता। समझ में आ गया आपको अच्छे से? प्रेम की कोमलता सौंदर्य का संजीव चित्रण देखने को मिलता, मतलब जब दुनिया के अंदर जो नायक व नायिका है वह आपस में किस तरीके से जो मिलते हैं, जो नायक है वो नायिका को देखता है तो वो उसकी किस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर आती हैं, वो नायिका के रूप चित्रण का उसके अंदर बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। समझ में आ गया? और भावनाएं हैं वो उसका अरोत प्रोत देखने को मिलता है। जब उसके साहित्य को पढ़ते हो तो आपके अंदर बहुत सी भावनाएं हैं वो जागृत होती हैं। इससे क्या होता है? प्रेम की कोमलता और सौंदर्य का संजीव चित्रण देखने को मिलता है, जिनके वह प्रेम की कोमलता भी देखने मिलेगी और उसका सौंदर्य भी देखने को मिलता है। मतलब प्रेम की भावना भी देखने मिले और सौंदर्यता भी देखने मिले। काव्य पढ़ोगा तो वो काव्य कैसा होता है आपके सामने? ऐसा होता है जब उसको पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि किसी बहुत अच्छे कवि के द्वारा लिखा गया है, जिम अलंकार को भी प्रयोग है, छंद को भी प्रयोग है ना, और साथ के साथ संयोग रस को भी प्रयोग है, जिसे कि थाना पढ़ के आपका सामने अच्छो लागो। तो यह था आपका सामने देव को साहित्य। तो भाई जी देव को पढ़ा, देव को साहित्य समझ में आयो को नहीं आयो यो भी बता दो, मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा को नहीं आयो भी बता दो, मन बताइए क्या, बताओ क्या समझ में आयो को नहीं आयो। यूनिट नंबर 4 है जिम भूषण बिहारी और धनानंद के बारे में पढ़ेंगे। टीना को समझ में आ रहा है भाई? डीजे को भी समझ में आ रहा है? आगो समझ में? हाँ बिल्कुल, निकिता योगी को भी समझ में आ गया है। बिहारी का हाँ निकिता योगी को भी एकदम आ रहा है, बिल्कुल आओगो मेरकन पढ़ोगा सब समझ में आओ। चौधरी को भी आ रहा है। इंडियन गेमिंग एक बार वापस देव का, बेटा देव में भाई बात है जो तू मूवी देखा ना भाई बात है कि न्यारी बात आज को नहीं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? देखो संयोग संगारस पे लिखा कर तो अच्छी अच्छी बात लिखा कर तो भावना खूब निकल के आया करती है ना, और साथ के साथ अंदर क्या होया कर तो अलंकारा को प्रयोग होया कर तो, बस इतनी बात है ना। बिहारी के दोहे की काव्यगत विशेषताओं के बारे में बताइए। जो बिहारी के द्वारा जो दोहे लिखे गए उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबका बढ़िया से समझ में आ रहा है, टेंशन मत लो, आतो रखो आगे भी। क्या विशेषताएं थी? बिहारी के दोहे संक्षिप्त होते थे, मतलब अया कोनी की 2 लाइन हम चीजें निष्कलटा दी ना। जब भाई साहब बिहारी लिखन लगता अया लिख देता लंबा चौड़ो बात लिखा करता, मतलब संक्षिप्त रूप से लिखा करते थे। अर्थ गंभित, मतलब अर्थ गंभित क्या होता आपके सामने? जब जो ने पढ़ता ना, जब थाने क्या तो थाने भी पढ़ के उनको कोई ना कोई अर्थ निकल के आता क्या है आपका सामने। डीजे किंग का सवाल है सर इसमें से नहीं आया तो बेटा पढ़ाए तो पर्सन तो देव को ही आओगो और पर्सन आओगो बिहारी कोई और कोई को धनानंद को वो अलग तो पूछेगो नहीं सिलेबस हो तो किमी ना किमी आओगो वो करे। समझ में आ गया ना? पर्सन यही से आएगा। अर्थ गंभित क्या होता है? मतलब जो दुआ होया करता ना वह छोटा संजीव और स्पष्ट होया करता। जब जन्नत है पढ़ोगा ना तो पढ़ के उनको कोई ना कोई अर्थ निकलतो।
और अर्थ निकल तो भी कया को, अर्थ भी अया को निकल तो जय की थाना जरूरत होती, जय के शब्द को प्रयोग होतो। अलंकार युक्त, भाई कोई भी जब व्यक्ति काव्य की रचना करे है ना, तो आपका सामने क्यों है, उसके अंदर साहित्य के अंदर भी प्रयोग होना बहुत जरूरी है, व्याकरण को प्रयोग होना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? सर आएगा तो अरे बिल्कुल इसी में आएगा, इस्लाम खान पढ़ लो बस आप तो, है ना। अलंकार युक्त होया करता, अलंकार युक्त क्यों को, अलग अलग प्रकार का व्याकरणा को भी बढ़िया सा प्रयोग करता, छंदा को भी बढ़िया सा प्रयोग करता, समझ में आ गई, रस को भी बढ़िया सा प्रयोग करता। तो दोहे होते हैं ना, उसका प्रयोग ये होता है कि छोटी सी बात में इतनी तगड़ी बात कर देनी कि अगला आदमी का कालजम जाके लग गए और अगला के दिमाग में भी जाके लग गए, चीज समझ में आ जाए। कई कई आदमी को देखा कि बात दो ही है, लेकिन अया की खद्दी की थी तो सामने कौन बोल उसको, तो अया कोई बिहारी हा संक्षिप्त में छोटा शब्दों में अपनी बात कहा करता, बाता को अर्थ निकलतो और साहित्य को भी असलम, बिल्कुल असलम। हाँ, अलंकार को भी उसमें प्रयोग देखने को मिलता। अल्प शब्दों में गहन भाव बताने की कला किसमें होती थी, बिहारी में। बिहारी भाई साहब जहाँ को नाम भैया कोई काम कम शब्दों में आपका सामने गोट गोट के चीज बढ़ दे, तो अया की चीज बता तो आपका सामने कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसका सारी की सारी बात समझ में आ जाती। और अभिव्यक्ति की प्रमुख विशेषता थी, मतलब जब बात जो उनके दोहे हैं जब आप आज भी पढ़ते हो तो उनको ऐसा लगता है आपके सामने कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशिष्ट और आपके सामने एक कलात्मक साहित्य की रचना की गई है। मतलब सीधी सीधी बात है भैया, आज भी पढ़ोगा तो पढ़ के थाना लगो कि बात तो मरो तगड़ी कही है, आज भी यह बात तो ठीक है। समझ में आ गया ना। तो कम शब्दों में अपनी बात को कहने का तरीका बिहारी के पास बहुत अद्भुत था। अलंकारों का, छंदों का बहुत ही सुंदर वो अपने आप में प्रयोग करते थे। समझ में आ गई ना। कोन्याई बताओ जा कि मैं धनानंद की कविताओं में प्रेम भावनाओं का विवेचना कीजिए। देखो बच्चों, मैंने जब ये क्लास बनाई थी तो मेरे को ये 7 बजे के आसपास पता चला था आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर है, तो थोड़ा कंटेंट कम ही लेकर आया हूं मैं, अगली बार से और भी लेकर आऊं, बिल्कुल टेलीग्राम पर मिल जाएगी पीडीएफ। धनानंद की कविताओं में प्रेम भावनाओं की विवेचना कीजिए। हाँ, टीना को भी समझ में आ गया है। धनानंद की जो कविताएं हैं उसके अंदर प्रेम भावनाओं के बारे में बताओ। अब क्या है भाई, रीति काल में सारा कवि है कहा जो बात सिर्फ प्रेम की करी। अब प्रेम वो दो प्रकार को समझ में आ गई, के तो कोई आदमी क्यों जा आपका सामने दूर हो जा, और के कोई आदमी को साठो काठो बैठ जा। दो ही प्रकार को प्रेम हो भाई आपके सामने। तो देव तो आया कहा जो के कराया करता, मेल मिलाप कराया करता, साठो काठो करवाया करता। और धनानंद जी पूछा, जन का बोले कोनी मैं कौन कराऊं साठो काठो, में तो अलग ही कराऊंगा आदमी। तो धनानंद जी ने जो आपके सामने जो कविताएं लिखी वो किस पे लिखी, विरहपूर्ण। जहाँ कोई आदमी को ब्रेकअप हो जाए इंस्टाग्राम पर शेड स्टोरी लगावे ना, यहाँ को देखने मिले ना। तो बाई धनानंद विरहपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। विरहपूर्ण क्यों है, जब कोई भी आदमी नायक अपनी नायिका से दूर हो जाता है, नायिका नायक से दूर हो जाती है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के प्रेम में उनको जो भावनाएं निकलती हैं, है ना, उनके जो दुखी की भावनाएं होती हैं उसको विरहपूर्ण भावनाओं के नाम से जाना जाता है। धनानंद की कविताओं में एक निष्ठा देखने को मिलती थी। एक निष्ठा क्यों है, अया को साहित्य भाई जिसके अंदर आपके सामने जब आप उसको पढ़ो तो एक संक्षिप्त रूप से आपके सामने सारा का सारा साहित्य चलता हुआ नजर आता है। सर ये भी बढ़िया है जिसने हमें बहुत सताया होगा। अच्छा, गहन और विरहपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। मतलब किस प्रकार का प्रेम देखने को मिलता है, जिसमें आपके सामने धनानंद के जो साहित्य है उसमें दो व्यक्ति आपके सामने अलग हो जाते हैं, नायक नायिका के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, इस प्रकार के प्रेम को उन्होंने देखने को मिलता है। उनका प्रेम आत्मे व त्याग में है। मतलब कया को प्रेम की बात करी कि वह प्रेम है वो आत्मा से प्रेम की बात करते थे, समझ में गई। और त्याग में प्रेम की बात करते थे। त्याग में प्रेम कितना होता है आपके सामने कि भाई एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के लिए अपना जो जीवन है वो त्याग कर देता है अपने प्रेम के लिए। जहाँ कोई आदमी भाई आपके सामने, जो आड़ी रानी है वो जो युद्ध में लड़ने गया आपके सामने राजा, तो अपना गलो काट के दे दियो, बोले अगर मेरे प्रेम की वजह से थारो युद्ध नहीं लड़े जा रहे है तो मेरा जीवन धिकार है, तो अपनी नाड़ काट के दे दी। तो इस प्रकार का जो प्रेम होता है उसको त्याग में प्रेम के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गया। तो किसी व्यक्ति के प्रेम के लिए आप अपने जीवन की किसी अच्छी चीज को या उस व्यक्ति के लिए आप कोई चीज को त्याग सकते हो, उसके प्रेम को आप आत्मा से प्रेम करते हो। उस प्रकार का प्रेम देखने को मिलता था किसका, धनानंद की कविताओं में। मिनिमम 16 पेज बढ़ना है भाई।
तो बच्चों शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों प्रकार का प्रश्न मैं थाने बता दिया है है ना। हाँ कोमल ने अच्छे कहा 3 घंटा में जितना भर जाए उतना भर दो, यह बात बिल्कुल सही है। क्या आपको अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया है नहीं है? लकी को समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक को समझ में आ गया है, इलेक्ट्रीशियन को समझ में आ गया भाई। अब बच्चों आप आगे पढ़ाऊंगा लॉन्ग टाइप प्रश्नों की तरफ। सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से देखने को मिलेगी। 4% बचने, 4 ही % और पढ़ाऊंगा। अब मैंने एक बात बताओ, मात्र थे 71 बच्चा जुड़ रहे और बड़ा लाइक 49 ही कहे हैं। बढ़ाओ लाइक का, चैनल सब्सक्राइब भी करो, है ना। रीतिकाल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। मतलब जो रीतिकाल है करतो ना, उनमें कौन कौन सो प्रमुख काव्य देखने को मिलतो, उसका बारे में विस्तार से बताना था। समझ में आ गया? तो कया को मतलब रीतिकाल में कया को साहित्य लिखे जातो, इसका बारे में विस्तार से बताना है। रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल होता था, रीतिकाल हिंदी साहित्य का वो काल होता था जिसमें काव्य की रचना शास्त्रीय रीति छंद व अलंकारों के आधारित पर बनी। मतलब मैं थाने के बतायो भाई चीज है, रीति काल के अंदर अलंकारों को प्रयोग अच्छे से होता, छंद को प्रयोग अच्छे से हुआ करता था, और आपके सामने अलंकारों का प्रयोग आपके सामने बहुत अच्छे से देखने को मिलता। मतलब ग्रामर को बया गोट गोट के आपके सामने ग्रामर को प्रयोग देखने मिलता। इस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीति काल में जो भी साहित्य लिखे हुए ना, उनमें प्रेम की बात कठिन कठिन आया करती, की बात देखने मिलती, प्रेम भावना की बात लिखने मिलती, श्रृंगार रस की भावना है कठिन कठे देखने मिलती। कवियों ने नारी सौंदर्य मतलब कोई भी स्त्री है उसका उसके सौंदर्य के ऊपर साहित्य लिखा, कि राजकुमारी है या जो आपके सामने जो भी नायिका है वह आंख कह की, चेहरों कह को है, उसका सौंदर्य कह को है, वह कह की जो कपड़ा उनका पहनावा कैसा है, ये सब चीजें उनका नारी सौंदर्य से संबंधित देखने को मिलती थी। नक्सिक वर्णन देखने को मिलता था। प्रेम व दाम्पत्य जीवन के काव्य का विषय मिला। मतलब आपके सामने क्या देखने को मिला, जो जितने भी जो लोग रहते थे, जितना भी जो साहित्य लिखा गया उसमें क्या है, प्रेम की बात होती थी। किसकी बात होती थी भाई? प्रेम की बात होती थी। और पति पत्नी आपके सामने नायक या नायिका है, उनके जीवन के ऊपर वो साहित्य वो लिखा गया था। समझ में आ गया? तो प्रेम रस लिखी गई, तो कोई नायक या नायिका, कोई आपके सामने कोई दाम्पत्य जीवन पे काव्य लिखे जाओ, उनके बीच में ही आपके सामने सर उसकी दाम्पत्य जीवन का बारे में आपके सामने साहित्य लिखे जाओ। अलंकार प्रियता इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रेम के बारे में तो लिखे लिखे रीति काल में, उसके अलावा एक चीज और थी कि अलंकार प्रियता के तो अलंकारों को बहुत ज्यादा प्रयोग करियो गयो। की को प्रयोग करियो गयो? अलंकारा को बहुत ज्यादा प्रयोग करियो गयो। अलंकार प्रियता इसकी आपके सामने दूसरी महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं थी। साथ के साथ कवि भाव से अधिक कला पर ध्यान देते थे। कवि के चीज पर ज्यादा ध्यान दिया करता? भावना बताओ से ज्यादा कला पर ज्यादा ध्यान दिया करता। कला क्यों है? कोई भी कविता की रचना की जा, कोई भी साहित्य की रचना की जा, उनमें ग्रामर को कितनो प्रयोग करो जागो, उसका बारम आपका सामने क्या कहो जा है, कला के नाम से जाने जाए। तो भावना पर ज्यादा ध्यान को दिया करता, कला पर ज्यादा ध्यान दिया करता। सर हेलो सर, एक बात पूछनी थी आपसे। दीपक राठी बताओ क्या बात पूछनी थी? भाषा ब्रज भाषा रही जो अत्यंत सरस और मधुर भाषा है। जो रीति काल रहा उसमें कौन सी भाषा देखने को मिली भाई? ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। और ब्रज भाषा कैसी भाषा आपके सामने? ऐसी भाषा है जिसके अंदर बहुत ही सरल, सुगम और प्रेम पूर्ण भावना कही गई। देखो ब्रज कठे की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण को जठे नाम आए उठे मधुरता प्रेम को कठे न कठे कोई संबंध तो देखने मिले। मतलब ब्रज भाषा एकदम मीठी बोली है, जिनते सुनो तो था नया लगा वाकई भाई तगड़ी बात कही गई, कोई बहुत चोखी बात की गई। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर प्रेम की बात करें तो कोई चोखी भाषा को प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। राजस्थानी भाषा वो डिंगल भाषा है। डिंगल भाषा की के लिए लिखी गई, कोई युद्ध तलवारा की बात हो जाती ना, उन डिंगल भाषा का नाम से जाने जाया करता। तो अया की बात तो कौन करनी? प्रेम की बात करनी है तो प्रेम तो ब्रज भाषा में देखने मिला है। इसलिए रीति काल में कौन सी भाषा का प्रयोग करे जाता? ब्रज भाषा को प्रयोग करे जाता। शास्त्रीयता के कारण काव्य की भाव में सहजता कम होगी, लेकिन क्या ज्यादा जोर के चीज पर दे दियो, आपका सामने काव्य पर ज्यादा जोर दियो। के चीज पर ज्यादा जोर दिया गया? आपके सामने काव्य है उस पर ज्यादा जोर दे दिया गया, जिससे भावनाएं हैं उस पर आपके सामने कम पकड़ हो गई। समझ में आ गई? भावना पर आपके सामने 15 से 16 पेज ज्यादा भर दियो, भावनाएं हैं उस पर आपके सामने कम पकड़ देखने को मिली, क्यों? कविया को सारो जोर ग्रामर पर हो। अब थे ग्रामर पे,
काव्य पर ज्यादा जोर दे दोगा तो भावना अपने आप ही पीछे छूट जाएंगी। पर शैली में निखार आया, लेकिन क्या हुआ, जो साहित्य के लिखने का तरीका था वो बहुत ही सुंदर और विशिष्ट हो गया। दरबारी संरक्षण के कारण कवि राजाओं की प्रशंसाओं में भी काव्य रचना करते थे। सारा का सारा दरबारी ही वह क्या कराया करता, साहित्य की रचना कराया करता। तो इससे क्या, राजा की प्रशंसा में बहुत सारो साहित्य को रचना करी गई उस टाइम में। संक्षेप में रीति काल में काव्य प्रवृत्तियां कला प्रधान व श्रृंगार मुक्त व शास्त्र प्रमुख थी। मतलब रीति काल में अया को साहित्य लिखे गयो जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो कलाएं हैं वो देखने को मिलती थी, व्याकरण देखने को मिलती थी और श्रृंगार रस उसकी प्रधानता देखने को मिलती थी। अगले वाला है केशव दास के काव्य का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। मतलब केशव दास ने रीति काल के प्रमुख आचार्य कवि माना जाता है। मतलब जो केशव दास है ना, उनका बारे में बताना है। हिंदी साहित्य के अंदर एक कवि होया जिनको नाम हो केशव दास, के नाम हो केशव दास हो। अब केशव दास जो काव्य की रचना करी उसको आलोचनात्मक अध्ययन करना है। अब आलोचनात्मक अध्ययन क्यों है, बढ़ाई भी करनी है और उन कमी भी निकालनी है, दोनों प्रकार की चीज लिखनी। पीसीएम टॉपर का कहना है कि 15 से 16 पेज कैसे भरे, भाई मेरे तो 11 पेजा में कंप्लीट हो जावा है काम। तो बेटा एक काम कर, 4 एक पन्ना और भरने की कोशिश करके, है ना क्या, समझ में आया। गुरुजी टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं दिखा रहा बेटा, ये पीडीएफ मैं ये क्लास लेने के बाद में डालूंगा। इस बार थोड़ा लेट हो गया हूं, थोड़ा सा क्लास देख लो उसके बाद में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। केशव दास रीति काल के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। केशव दास के ही जो रीति काल है उसका सबसे प्रमुख कवियों में से उनको नाम देखने मिला है। उन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रियता जैसे ग्रंथों की रचना की। मतलब रसिका प्रिया और कवि प्रिया जैसे ग्रंथों की रचना की। तो अच्छे से रट लो, केशव दास के द्वारा रसिका प्रिया और कवि प्रिया जैसे ग्रंथों की आपके सामने रचना देखने को मिलती है। उनके काव्य में शास्त्रीयता की प्रधानता देखने को मिलती है। किसकी प्रधानता देखने को मिलती है भाई, शास्त्रीयता है उसकी भावना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। मतलब जो साहित्य की रचना करी जाती तो रीतिकाल और रीतिकाल अलग थानबेरो व्याकरण को खूब प्रयोग किया करता। समझ में आ गई। तो शास्त्रीयता की भावना इनके साहित्य में भी देखने को मिलती थी। इनकी भाषा प्रांजल तो है लेकिन कहीं कहीं पर कठिन हो जाती है। मतलब कदे कदे तो क्या करया करता, जो भाषा है उनको प्रयोग करया करता सरल भाषा को, लेकिन कदे कदे केशवदास का मन में जाती, बोलो अया को साहित्य लिखांगा, बोले कोई के समझ में क्यों नहीं। मतलब कदे कदे बहुत इजी लैंग्वेज और कदे कदे बहुत जोर की कल्डी लैंग्वेज में साहित्य की रचना करी। तो कदे कदे तो लोग समझ जाया करता और कदे कदे बात डिक्शनरी खोल के देखनी पड़ती कि कौन सा साहित्य है, क्या लिख रखी ये बात को क्या मतलब है। अलंकारों की अधिकता के कारण भाव पक्ष कमजोर पड़ जाता है। मतलब थाली नया था क्या करया करता साहित्य में ना, जब मान ली थार कदे पेपर में प्रश्न आवे जो तो थे डंगू लिखा हो और जब न मन मौजूद है कि राइटिंग में चेप क्या हो कि कोई समझ में नहीं। तो वही है अलंकारों की अधिकता के बारे में भाव पक्ष कमजोर पड़ जाता है। डीजे किंग पहले बेटा ये पढ़ ले, बाद में बता दूंगा देव के बारे में। अलंकारों की अधिकता के कारण क्या भावनाएं हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। अब केशव दास भी रीति काल से थे और रीति काल वालों को एक प्रकार से क्या है अलंकारों का प्रयोग करने का बहुत अच्छा लगता था। तो क्या भैया आपके सामने इन्होंने खूब अलंकारों को प्रयोग करने की वजह से भावनाएं हैं, मतलब काव्य की सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो एक काव्य की भावनाएं है वो कमजोर पड़ जाती थी। आलोचकों ने उन्हें भाव कवि की उपेक्षा शास्त्रज्ञ कवि के नाम से जाना। मतलब जितना भी आलोचक है, जो हण की आलोचना करने वाले कवि है, उन्होंने क्या कहा कि इनके द्वारा जो साहित्य जितना भी साहित्य लिखा गया है उसमें आपके सामने क्या है शास्त्र ज्यादा देखने को मिलते हैं, भावनाएं कम देखने को मिलती हैं। फिर भी हिंदी काव्य को व्यवस्थित रूप से इनका योगदान महत्वपूर्ण है। मतलब फिर भी अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो केशव दास को जो साहित्य है वो सबसे शानदार साहित्य देखने मिला। फिलिप गेमर का बेटा 10 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं चलेगी, लास्ट 10 मिनट की क्लास है। क्या आपको अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया या नहीं समझ में, एक बार बताना मेरे को। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने जोर से लाइक कर दो। बिहारी रत्नाकार के आधार पर बिहारी के काव्य सौंदर्य की विवेचना कीजिए। मतलब बिहारी रत्नाकार के आधार पर बिहारी का काव्य सौंदर्य क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। बिहारी रत्नाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ है। हाँ भाई सपना को समझ में आ रहा है, उसके अलावा किस किस को समझ में आ रहा है बता देना भाई। बिहारी रत्नाकार है वो आपके सामने एक प्रकार सर यही बिल्कुल यही आएगा लोकेश।
इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल होया करता। टीना को भी सारी चीजें समझ में आ रही हैं। उनके द्वारा एक प्रकार का साहित्य लिखा गया जिसमें बिहारी का काव्य सौंदर्य का विश्लेषण किया गया है। क्या किया गया है? बिहारी के द्वारा जितना जो साहित्य की रचना की गई है उसकी आपके सामने विश्लेषण कहां पर देखने को मिलता है? बिहारी का काव्य सौंदर्य का विश्लेषण किया गया बिहारी के द्वारा दोहे, अलम जो अलप पक्षधार, अर्थ गंभीरता और अलंकार युक्त है। मतलब सीधी सीधी बात है जिसके अंदर क्या है, जो बिहारी रत्नाकार है आपके सामने आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है वो लिखो। अब रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जितना भी जो साहित्य लिखा गया ना उसको अगर आप पूरा का पूरा निचोड़ निकाल करके अगर एक साहित्य उनका सबसे प्रमुख बताना चाहते हो तो वो कौन सा है? बिहारी रत्नाकार है। क्या विशेषता हो कि उसके अंदर अलग अलग प्रकार का दोहा को प्रयोग करोगे, अल्प अक्षरों का प्रयोग किया गया, मतलब छोटे छोटे शब्दों में बहुत सारी बातें बताने का काम किया गया। अर्थ गर्भित क्या है? जब थे उन पढ़ोगा उनको साहित्य ने पढ़ोगा, बिहारी रत्नाकार ने पढ़ोगा तो उसके अंदर बहुत गहरो अर्थ भी निकल के आओगे। साथ के साथ रीति काल का कवि था तो अलंकारों को प्रयोग भी करोगे। इनकी कविताओं में शब्द व अर्थ का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। मतलब इनके साहित्य में क्या है, शब्दों का आपके सामने मैं रटने को सीरीज पढ़ने की सोच रहा था, पढ़ूं या रहने दो? सर मैं रात को पढ़ लो भाई, बिल्कुल लोकेश पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ना है? जितना पढ़ा जा सकता है जीवन में उतना पढ़ो। कविताओं में शब्दों का अर्थ का संतुलन है, मतलब जो शब्दों को प्रयोग करोगे ना उनको साफ और स्पष्ट अर्थ देखने मिले है। समझ में आ गया? तो शब्दों का और अर्थों का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की विशेषता गागर में सागर बढ़ने की है। मतलब बिहारी जी ने जो साहित्य लिखा वो ऐसा लिखा जिसमें गागर में सागर बढ़ जाता है। मतलब सीधी बात है, दो शब्दों में सारी सारी बात बता दिया करता। उनके दोहे की सौंदर्य, नीति व श्रृंगार का समन्वय देखने को मिलता है। मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा इसमें सौंदर्यता, मतलब शब्दों की बहुत अधिक खूबसूरती देखने को मिलती है, अलंकारों का बहुत ज्यादा खूबसूरत प्रयोग देखने को मिलता है और श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। तो क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? कितने विद्यार्थी भाई जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से? सारे बच्चे कमेंट करना, इतनी देर में लास्ट क्वेश्चन को पढ़ा देता हूं। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की भूमिका पर प्रकाश डाली। जो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की क्या भूमिका है उसका बारे में बताना है। बेटा लोकेश पढ़ लो। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस की सर्वप्रथम प्रधानता देखने को मिलती है। कैसा साहित्य देखने को मिलता है? जिसमें सबसे ज्यादा आपके सामने श्रृंगार रस देखने को मिलता है। रीतिकाल में संयोग और वियोग, मतलब दो आदमी करना गया संयोग रस और दूर चलेगा तो वियोग रस देखने मिला है। उसका व्यापक चित्रण देखने को मिलता है। नारी सौंदर्य का आपके सामने चित्रण देखने को मिलता है। विरह की भावना देखने को मिलती है और मिलन की भावना देखने को मिलती है। मतलब भैया मैं थाने प्रेम के बारे में बताऊं थे खुद गनाई छाणो के चीज हुई प्रेम में भाई लिखे हो भाई सारी रीतिकालीन काव्य में देखने मिली थी। पहली चीज तो यह है। तथा सारे के सारे रसों का प्रयोग किया गया। नारी सौंदर्य, एक महिला की सुंदरता का बारे में बात करी गई, प्रेम के बारे में बात की गई, दो व्यक्ति मिले की बात की गई और दो व्यक्ति दूर हो जाए आपके सामने प्रेम संबंध में उनकी बात करी गई रीतिकालीन काव्य में। श्रृंगार रस ने इस काल के काव्य को सरस व आकर्षक बनाया। मतलब इस प्रकार जो श्रृंगार रस है उसका इस जो एक काव्य आपके सामने जो श्रृंगार रस है उसने इस काव्य को कैसा, इस जो आपके सामने जो काव्य है उसको कैसा बनाया? सरल, सर मेरा नाम भी बोलते हैं गोस्वामी जी, बिल्कुल बोल दिया आपका नाम। इस काल में जो काव्य है ना वो सरल और स्पष्ट देखने को मिलता था। समझ में आ गया? और आकर्षक भी था। कैसा था? खूबसूरत था और कलात्मक पक्षों का भी खूब प्रयोग किया गया। हालांकि जो अलंकारों के बहुत अधिक प्रयोग के कारण है वो भावनाएं कम देखने को मिलती थी और श्रृंगार रस की रीति काल में विशिष्ट पहचान देखने को मिलती थी। तो यह तो श्रृंगार रस जो रीति काल। अब काफी बच्चों का एक सवाल है, सर जी यही प्रश्न आऊंगा कि बेटा सेम प्रश्न आऊंगा ना, सेम ही प्रश्न अगर सेम टू सेम जाए, मान लो ये प्रश्न है रीति काल में श्रृंगार रस की भूमिका के बारे में बताइए, कौन नहीं आवा सेम टू सेम क्या प्रश्न होगा? रीति काल में किस प्रकार के व्याकरणिक या रसों का प्रयोग किया जाता था? प्रश्न तो वही है, लेकिन अब थारम बुद्धि होगी तो वो टाबर यो प्रश्न करके और जिम बुद्धि नहीं होगी मैं सोचो हो सेम टू सेम प्रश्न को नहीं आयो। समझ में आ गई? अब कॉलेज में होगा कोई 11वीं का बालक को नहीं हो, है ना, जो लाइन मिलाओ हो। पर्सन
वही आते हैं। लेकिन ये आपके अंदर, अब आप कंपटीशन की दुनिया में आने वाले बच्चे हो बेटा, अथे तैयारी नौकरी थारो सपनो आरस बनन को, आर्थिक बात कहें कि करो सेम टू सेम पर्सन आ जाएगा कि गुरुजी, बेटा आप सेम टू सेम पर्सन दुनिया में कहीं नहीं आएंगे, समझ में, मिलते जुलते पर्सन आएंगे, समझ में आ गया ना। अब सारी चीज, सारा का सवाल ढंग से क्लियर होगा। अब एक एक सर जी देव कबर मैं बताऊं बेटा, देव के हो, देव संगारस के ऊपर साहित्य की रचना करी, सरल और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग करियो, समझ में आ गई। और आपका सामने अलंकारा को बढ़िया प्रयोग करियो, संगारस को प्रयोग करियो, यो ही देव हो, बाकी बड़ा चढ़ा के लिखे। नीतीश निशा का थैंक यू सर जी। गुरुजी बात तो सही है, एनसीसी ऑल इंडिया बात तो सदा ही सही कही, जने तो पढ़ाओ ना वहां। टीना नीतीश हाँ बेटा, नीतीश कुमार बेटा फ्री फायर ही खेलिए। नोके शर्मा कविता सर आप राजस्थान से हो? बिल्कुल राजस्थान से हूं मैं। और कोई विद्यार्थी को कोई सवाल हुआ है, कोई रीति काल के बारे में पूछना है, कोई और कोई प्रश्न था रो को तो मन बता दो। एस के झुंझुनू हेलो, पूछो पूछो सवाल पूछो। हाँ एस के झुंझुनू पूछो, आपका कोई सवाल है? थैंक यू इंडियन गेमिंग। हाँ समझ में आ गया ना बेटा, कहें का प्रश्न सर क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे लेकिन आंसर, हाँ एक बार मुस्कान बढ़िया बात करी कि प्रश्न चेंज होगा लेकिन उत्तर सेम दिखना है, यहाँ का समझदार बालक बनना है। थैंक यू सपना। हाँ डीजे किंग थैंक यू आपका भी भाई लाइव में जुड़ने के लिए। पहले तो यहाँ बताओ पढ़ाई समझ में आयो को नहीं आयो, और पढ़ान से ज्यादा जो मैं पढ़ायो है ना वो थारे किमी दिमाग में गुस्से हो, कौन गुस्से हो बता दो। मैं तो सर जी बहुत अच्छा समझाते हो आप, बिल्कुल मौज कर दी सर जी, मौज बेटा तू पेपर में भी मौज करके आओ, वो जना मन बढ़िया लगा। इंडियन गेमिंग का एकदम दिमाग में घुस गई है सारी बातें। सर जी पता नहीं आपकी लाइव आ रहे हो क्या? कोई बात को नहीं है इसके झुंझुनू बेटा, लाइव क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ियो, मिलोगे वीडियो उठी देख ली। सर पेपर दे दो, लीक कर दो, चप्पल दिखा है पूरा 10 नंबर किया हुआ है, पढ़े कौन जाके। हॉर्स राइडिंग, अरे भाई पढ़ा रहा है या कमेंट देख रहा है भाई, हॉर्स राइडिंग पढ़ा दियो, लेट हो गो तू, 8 बजे क्लास शुरू हुई थी, अब लाइव आओगी क्लास और बाद में देख लिए। सर राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए है ना बेटा, बिल्कुल को नहीं हो। नीतीश कुमार राजस्थानी भाषा के लिए को नहीं, वो क्लास डाल रखी है सर्च के। सपना को समझ में आ गया, थैंक यू सर, आपकी हर क्लास समझ में आती है, पेपर में भी आता है। निकिता आगे भी आओगो सर, याद रहेगो सारो लिख के आऊंगा, बिल्कुल लिख के आना है। अरे भाई आयो तो चले सर, आपकी लाइव, सर आपकी कल लाइव क्लास आएगी तो बता दूंगा। आ गया है सर, कविता आपको बोलने का तरीके से पता चल रहा है, बिल्कुल। क्या हाल है गुरुजी? वो हाल है जो मीमा मोया कर है, बढ़िया है सर जी, पूरा गया बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर थारा कोई सवाल है ना तो एक बार कोई सवाल छोड़ दो ताकि कोई इंपॉर्टेंट सवाल ले लूं। कोई नया विद्यार्थी, अब आपका सामने लगभग विद्यार्थी अब नया जुड़ना शुरू हुआ है ना। तो बच्चों ये लाइव के अंदर आप मैं जो नए जड़े ना उन्हें बता दूं, पढ़ा तो गुरुजी फिटनेस राहुल पढ़ा दियो, 1 घंटा पूरा पढ़ायो है ना। अब जो क्लास जो 80 बच्चा नया जुड़े ना, अब थे लास्ट में रात ना जागो तो कोई बात को नहीं, या क्लास है ना या जो आपके सामने क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उठो देख लियो, रिकॉर्डेड मिलेगी था। थैंक यू सर, थैंक यू। कल मिलते हैं, बिल्कुल पेपर में झंडा गाड़ के आने था सबका सब। हरियाणा बोर्ड से हूँ कविता, बिल्कुल हरियाणा बोर्ड से हो, तो धन्यवाद आप सभी को विद्यार्थियों का। हाँ नितेश जी तो आपके सामने फ्री फायर ही खेलेगा। हाँ सर बोलो। चलो बच्चों भाई, आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव के अंदर जुड़ने के लिए। और अब आपके सामने अपन कल मिलेंगे, सुबह भी मैं क्लास लूंगा, हो सकता है तो नीचे टेलीग्राम को लिंक दियो, जुड़ जाओ, बता दूंगा क्लास, है ना। और जो जो बच्चा अब नया जुड़े, जो क्लास को लिया अब 80 बच्चा जुड़ रहे हैं, जिस टाइम में तो 30-40 आया, लेकिन कोई बात को नहीं, आपका सामने रिकॉर्डेड मिलेगी, उठी जाके पढ़ लियो, सेम कॉपी नहीं हो सकता, पेपर में अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। शाबाश एनसीसी, समझदार बालक तो गए थे मेरे पढ़